Hello students of class 11th, welcome to this online English class। हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो सेकेंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आप जानते हैं कि जो नरेटर का शिप समुद्री तूफ़ान में फंस गया था, स्टॉर्म में फंस गया था, सी स्टॉर्म में। तो वो यही सोच रहा था कि किसी तरीके से जो 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड है, जो टापू है, वहाँ तक पहुँच जाएं, यही वो चाहता था। तो इसके लिए उसने अपना कैलकुलेशन किया कि हवाओं का और कितनी डिस्टेंस थी, कैसे वहाँ पहुँच सकता था, ये सब कैलकुलेशन किया। यहीं से थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। लेट अस स्टार्ट द थर्ड पार्ट। आई चेक्ड एंड चेक्ड माई कैलकुलेशंस। द नरेटर मीन्स गॉर्डन कुक। गॉर्डन कुक चेक्ड एंड रीचेक्ड हिज कैलकुलेशंस। गॉर्डन कुक ने, जो कि कैप्टन थे जहाज़ के, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस, जो गणनाएँ थीं, जो उनको उन्होंने जांचा और एक बार फिर से जांचा। चेक्ड एंड रीचेक्ड। हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। उन लोगों ने, जो लोग जहाज़ पर थे, कैप्टन और जितने लोग, उन लोगों ने क्या हुआ, दे हैड लॉस्ट देयर मेन कंपास। कंपास आप जानते हैं, जो डायरेक्शन बताने के लिए समुद्र में जो सेलर्स होते हैं यूज़ करते हैं। तो उन लोगों ने अपनी कंपास खो दी थी। कंपास आपने दिशा सूचक यंत्र होता है जो समुद्र में दिशा बताता है, तो उसको उन्होंने खो दिया था। एंड द नरेटर वाज यूजिंग ए स्पेयर। स्पेयर मतलब अतिरिक्त, उसके पास एक अतिरिक्त कंपास था, उसका प्रयोग कर रहा था वो, चूँकि मेन कंपास जो था वो खो गया था, तो दूसरा वाला प्रयोग कर रहा था। हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, जिसे ठीक नहीं किया गया था। फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो चुंबकीय प्रभाव था, आप जानते हैं वो मैग्नेटिक वेरिएशन, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट से वो चलती है, उसमें मैग्नेट के उससे चलता है। तो उसमें मैग्नेटिक वेरिएशन ठीक नहीं किया गया था, वो कुछ थोड़ा सा डिफेक्टेड थी कंपास जो स्पेयर में थी, उसका वो प्रयोग कर रहा था। ही मेड एन अलाउंस फॉर दिस। उसने चुंबकीय माने मैग्नेटिक वेरिएशन, चुंबकीय बदलाव के शुद्धिकरण की अनुमति दी। मेड एन अलाउंस मतलब अनुमति दी। फॉर दिस मतलब फॉर द करेक्शन ऑफ मैग्नेटिक वेरिएशन। जो कंपास था उसमें मैग्नेटिक वेरिएशन के शुद्धिकरण के लिए उसने कहा ये ठीक किया जाए। उसके साथ में जो क्रू मैन थे उनसे मेड द अलाउंस फॉर दिस एंड अनोदर एस्टिमेट, मेड अनोदर एस्टिमेट, और दूसरी बार हिसाब लगाया, कहेगा, ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स। पश्चिमी हवाओं का, पश्चिमी हवाएं चल रही थीं, तो पश्चिमी हवाओं के प्रभाव का उसने फिर से हिसाब लगाया, अनोदर एस्टिमेट। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर के उस भाग में बह रही थीं पश्चिमी हवाएं, उनका उसने मेड अनोदर एस्टिमेट, दूसरी बार हिसाब लगाया। अबाउट 2 PM ही वेंट ऑन डेक। करीब 2 बजे, दोपहर के 2 बजे वह कहाँ गया, डेक पर गया। डेक आप जानते हैं जहाज़ का जो प्लेटफॉर्म होता है जिस पे सब लोग चलते फिरते हैं, तो डेक पर गया। एंड आस्क्ड लैरी, लैरी वही जो अमेरिकन क्रूमैन जिसको हायर किया था, लैरी से कहा टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। कहा कि 185 मतलब 185 डिग्री के मार्ग पर चलने को लैरी से कहा आपको
185 डिग्री पे अपना जो शिप है, बोट है, उसको स्टीयर करना है, माने आगे बढ़ाना है। इफ़ वी वर लकी, आई टोल्ड हिम with a conviction I did not feel. He could expect to see the island at about 5 p.m. तो उसने कहा, नरेटर ने कहा, इफ़ दे वर लकी, कहा कि अगर वे भाग्यशाली होंगे। नरेटर ने उससे कहा, किससे कहा? लैरी से, जो क्रू मैन था, जो स्टीयर कर रहा था शिप को। विश्वास के साथ कहा, कन्विक्शन मतलब विश्वास के साथ कहा अगर भगवान की इच्छा होगी, अगर हम लोग भाग्यशाली रहे तो 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक हम लोग आइलैंड पर पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। एक्सपेक्ट मतलब आशा करना, उम्मीद करना। देन विद ए हेवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ। फिर क्या किया उसने? विद ए हेवी हार्ट माने भारी मन के साथ, भारी दिल के साथ, मतलब बहुत खुश नहीं था क्योंकि वो तूफ़ान में फंसा हुआ था, इसलिए उसका हार्ट कैसा था? हेवी हार्ट था। तो हेवी हार्ट के साथ फिर वो कहाँ गया? नीचे गया। वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन हिज बंक, और अपनी बंक पर, बंक कोई छोटा सा केबिन जिसमें लेटने की सीट वगैरह रहती है शिप में, उसको बंक कहते हैं। तो बंक पर चढ़ गया विश्राम करने के लिए। एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और डॉज्ड ऑफ मतलब उसको झपकी आ गई, ना हल्की सी नींद आ गई। व्हेन ही वोक इट वाज 6 PM, जब वो जागा तो कै बजे थे? शाम के 6 बज गए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। ही न्यू दे मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, उसको ऐसा लगा, उसकी समझ में आया कि आइलैंड निकल गया, जिसकी तलाश में था। वो सोच रहा था कि 5 बजे तक पहुंच जाएंगे आइलैंड पर और जान बचेगी। तो उसकी ऐसा समझ में आया कि आइलैंड निकल चुका था, वो आगे बढ़ गया था, ऐसा उसे समझ में आया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और जो पाल उन लोगों के पास शेष था, आप जानते हैं पाल जो है, जहाज पे पाल जो लगाए जाते हैं, तो नरेटर कह रहा है कि हम लोग पश्चिमी हवाओं के खिलाफ वापस हम लोग नहीं जा सकते थे। चूँकि उसे ऐसा समझ में आया कि आइलैंड निकल चुका है, तभी वो ये ऐसा कह रहा है कि पश्चिमी हवाएं चल रही थीं और इस वजह से हम लोग वापस बीट बैक मतलब गो बैक, पीछे वापस नहीं जा सकते थे। एट दैट मोमेंट ए टसल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक। उसी क्षण क्या हुआ? टसल्ड हेड का मतलब यानी ए हेड विद टैंगल्ड और रफ हेयर, मैंने उलझे हुए बालों के साथ। अपीयर्ड बाई एट दैट मोमेंट ए टसल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक, मैंने मेरे बंक के पास, मैंने वो जहाँ जिस केबिन में लेटा हुआ था वहाँ उसे एक कैसा सिर दिखाई पड़ा? उलझे बालों वाला। और वो कौन था? वो उसका सन जोनाथन था। तो जोनाथन ने कहा, कैन आई हैव ए हग डैडी, क्या मैं आपसे गले मिल सकता हूँ? हग मतलब गले मिलना। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम। सू मैंने सुजाना का वो कोई ना, कभी कभी क्या होता है घर में, जैसे पूरा नाम ना कह के आधा नाम कहते हैं ना, तो सुजाना उसका नाम था उसकी डॉक्टर का, तो उसको सू बोलता है। तो कहता है, नरेटर बता रहा है कि सू जो थी वो उसके पीछे थी। किसके पीछे थी? उसी के बेटे के, जोनाथन आगे था और सू पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ आई आस्क्ड द नरेटर आस्क्ड। उसने कहा कि क्यों भाई, मैं कहाँ आपसे मुझे आपसे गले क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि मैं तो आप लोगों को
सुरक्षित रखने में बढ़िया तरीके से आप लोगों की को सर्विस नहीं दे पाया, आप लोगों को सुरक्षित नहीं रख सका जहाज़ पर, चोट भी लग गई, तो मैं कहाँ हूँ, मैं तो एक अनलकी अनफॉर्चुनेट फादर हूँ। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। तो जब उसने कहा क्यों, गले क्यों मिलोगे, तो उसने कहा कि आप वर्ल्ड के, पूरे संसार के, पूरी दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं, फादर हैं, एंड द बेस्ट कैप्टन, और आप सबसे अच्छे कैप्टन हैं, मतलब जहाज़ के कैप्टन हैं। जहाज़ पर कैप्टन होता है ना, उसी के दिशा निर्देश के अनुसार वही आगे जहाज़ को, उसी के दिशा निर्देशन में जहाज़ आगे बढ़ता है। तो उसको इस तरीके से अपने डैडी को कहा। माई सन रिप्लाइड, मेरे पुत्र जोनाथन ने उत्तर दिया, कहा इसलिए मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ क्योंकि बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, पूरी दुनिया के, पूरे संसार में आप सबसे अच्छे डैडी हैं और आप सबसे अच्छे कैप्टन हैं जहाज़ के। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। तो द राइटर फेल्ट सॉरी, राइटर ने दुख महसूस किया और उसने कहा नहीं बेटा, मैं तो सबसे अच्छा डैडी और सबसे अच्छा कैप्टन नहीं हूँ। वाई यू मस्ट बी सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज। कहा क्यों, आप निश्चित ही, यू मस्ट बी द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड बेस्ट कैप्टन। कहा निश्चित ही आप हैं सबसे अच्छे डैडी और कैप्टन वर्ल्ड में, दुनिया में। उसने रियल वॉइस के साथ कहा। यू फाउंड द आइलैंड, कहा आपने डैड, आपने आइलैंड को खोज लिया। तो जब उसने सुना कि आइलैंड को आपने खोज लिया, उसके सन जोनाथन ने कहा, तो वो चौंक पड़ा और कहा, ही शाउटेड, वो चिल्लाया और कहा व्हाट, मतलब आश्चर्य के साथ ने कहा क्या खोज लिया, इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। कहा हाँ, दे कोर्स्ड एज बिग एज ए बैटलशिप। कहा वो बहुत बड़ा सा, देखिए, सब एक साथ बोल पड़े, कोर्स्ड का मतलब एक साथ आवाज़ में बोल पड़े। कहा देखिए, वो देखिए, इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, हम लोगों के सामने वो रहा आइलैंड जिस पर हम लोगों को पहुंचना था। रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम। तो नरेटर ने क्या किया, द नरेटर रश्ड ऑन डेक, नरेटर भाग करके डेक पर गया, एंड गेज्ड विद रिलीफ, और सांत्वना के साथ जो है क्या किया उसने, गेज्ड एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम। जो आइलैंड, आइल का मतलब आइलैंड माने टापू, द्वीप, जो आइल एम्स्टर्डम था, एम्स्टर्डम उस टापू का नाम था, उसको उसने बड़े ध्यान से देखा। It was only a bleak piece of volcanic rock। यह जो आइल एम्स्टर्डम टापू था, ये क्या था, इट वॉज ओनली ए ब्लीक का मतलब होता है रंगहीन, कलरलेस, पीस ऑफ वोल्कोनिक रॉक, वोल्कोनिक रॉक मतलब ज्वालामुखी चट्टान का एक पीस था, टुकड़ा था, विद ज्वालामुखी चट्टान का एक टुकड़ा था, वही टापू आइल एम्स्टर्डम, उसके बारे में बता रहा है। विद लिटिल वेजिटेशन, और वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं थी, वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं थी। वेजिटेशन मतलब यहाँ पर हरियाली से है, वनस्पतियों से। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो चूँकि उसी की वो तलाश में था, वहाँ पहुँचना चाहता था, आइल एम्स्टर्डम, तो उसके लिए कैसा था वो आइलैंड, कैसा था वो टापू, दुनिया का सबसे सुंदर टापू था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और वो क्या बता रहा है, कह रहा है कि हम लोगों ने उस रात जो है ड्रॉप्ड द हेवी आयरन पीस, मतलब एंकर्ड, लंगर, ऑफ शोर मतलब नियर द शोर, मैंने समुद्री तट के किनारे लंगर डाल दिया और जहाज़ को मतलब वहीं स्टे कर दिया, रोक दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह मैंने रात भर वहीं रहा, लंगर डाले रहा अपने जहाज़ पे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स मतलब जहाँ निवासी,
रेजिडेंट्स ऑफ द आइलैंड, और उस आइलैंड पे कितने लोग थे वहाँ के रेजिडेंट्स, 28 इनहेबिटेंट्स थे वहाँ। तो जब सवेरा हुआ अगली सुबह, उन लोगों ने उनकी तारीफ़ की, उन सब की, मैंने नरेटर की, और जो भी लोग थे उसके साथ में, मैंने उसका सन, उसकी डॉटर, उसकी वाइफ और 2 क्रूमैन, उन सब की उसने, उन लोगों ने वहाँ के जो आपका जो आइलैंड था एम्स्टर्डम, आइल एम्स्टर्डम, उसके जो 28 इनहेबिटेंट्स थे उन लोगों ने उनकी तारीफ़ की। फिर चीयर्ड मतलब प्रेज्ड। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, राइट, नरेटर बता रहा है कि अब जाके हम लोगों के पैरों के नीचे ज़मीन आई थी। वैसे तो आप जानते हैं कि समुद्र में ही कितना विशाल समुद्र होता है, उसी में वो लोग फंसे थे, तभी वो ये कह रहा है। हिज थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, और उसके जो वो सोच रहा था वो ख़ास तौर से कि उसके विचारों में कौन कौन थे, लैरी और हर्बी। लैरी आप जानते हैं अमेरिकन क्रूमैन था, और हर्बी कहाँ कहाँ का था, लैरी जो था वो अमेरिकन क्रूमैन था, और हर्बी जो था वो हाँ, लैरी अमेरिकन था, और हर्बी माने हर्ब सीजर नाम से, हर्ब सीजलर नाम था उसका, तो वो शॉर्ट में बोलता है हर्बी। हर्बी जो था वो स्विट्जरलैंड का था। तो ख़ास तौर से वो उन लोगों के बारे में सोच रहा था। ये सोच रहा था कि देखिए इन लोगों ने कितनी हेल्प की उसकी ऐसे भयंकर तूफान में, इसलिए। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। डायरेस्ट स्ट्रेस का मतलब जो सबसे बहुत अधिक तनाव था, समुद्र में फंसे हुए थे समुद्री तूफान में, तो ये लोग आशावादी बने रहे और खुश रहे, परेशान नहीं हुए। इसके लिए वो सबसे ज़्यादा किन के बारे में सोच रहा था नरेटर, लैरी और हर्बी के बारे में, जो कि उसके क्रूमैन थे, जिसको उसने हायर किया था, किराए पर दिया था अपनी मदद के लिए। एंड ऑफ मैरी, और मैरी उसकी वाइफ थी, उसके बारे में सोच रहा था। और उसके बारे में क्यों सोच रहा था, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स। वह बनी रही स्टीयरिंग पर, फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स माने उन सभी जो खतरनाक आवर्स थे, खतरनाक समय था, तूफानी जो तूफान में फंसे हुए थे, वो जो समय था उसमें डेंजरस आवर्स पे। इसलिए वो अपनी वाइफ के बारे में भी सोच रहा था। और सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ ऑल द नरेटर थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, अपनी 7 वर्षीय बालिका जो थी उसको उसने सबसे ज़्यादा उसे मतलब जो है उसके बारे में बार बार सोचता था। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जिसको कि हेड इंजरी हो गई थी, आप जानते हैं, उसको चोट लग गई थी हेड में और स्वेलिंग आ गई थी। तो उसके बारे में वो इसलिए सोच रहा है कि उसने इतनी चोट लगने के बावजूद भी, हेड इंजरी होने के बावजूद भी अपने फादर को उसने डिस्टर्ब नहीं किया था, चिंतित नहीं किया था। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। तो उसके सिर में जो चोट आई थी, स्किन और स्कल के बीच में वो गोला बन गया था, जो कि बार बार उभर आता था, उसमें ब्लड भर जाता था। रिपीटिंग ब्लड, रिकरिंग ब्लड मतलब रिपीटिंग ब्लड, बार बार वो फूल जाता था, सूजन आ जाती थी। उसको समाप्त करने के लिए, रिमूव करने के लिए उसको 6 बार ऑपरेशन करने पड़े। और सबसे और किसको सोच रहा था, एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। उसका 6 वर्षीय बालक जो था जोनाथन, जो मरने से नहीं डरा, साहस दिखाते रहा बराबर। तो राइटर जो है, नरेटर जो है गॉर्डन कुक, जो कि कैप्टन भी, शिप का कैप्टन भी है, वह जब विजय प्राप्त कर लेता है, उस आइल एम्स्टर्डम पर पहुंच जाता है, तो उसे उसके साथ में जितने लोग थे वह उन्हीं लोगों के बारे में
सोचता है और उनको धन्यवाद देता है, कहता है कि देखिए ये सब बड़े ही साहसी थे और हमारे इस मुसीबत के समय में, समुद्री तूफान में जब मैं फंसा था, तो ये सब लोग हिम्मत नहीं तोड़े और इसलिए हम लोगों को विजय प्राप्त हुई। तो इस तरीके से ये अपना लेसन आज कंप्लीट होता है। और आप इसको, जो वीडियो मैंने बनाया है, इसको बार बार देखिए घर पे और सुनिए ताकि अच्छे से समझ लें। थैंक यू।